Hello students, in this video lesson we shall continue the chapter matrices of class 12th mathematics, matrices part 6. In this video lesson we shall learn properties of multiplication of matrices. matrices का जब दो matrices को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो मल्टीप्लिकेशन है उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम आज देखेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उन प्रॉपर्टीज़ में एक तो आ रहा है हमारे पास, एक तो होता है एसोसिएटिव लॉ, द एसोसिएटिव लॉ, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम एक एक करके आज के इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एसोसिएटिव लॉ से। ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? जैसा कि आप नंबर्स के केस में जानते थे, अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में हमें एसोसिएटिव लॉ है उसको समझना है। तो एसोसिएटिव लॉ में सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसमें तीन एलिमेंट हमें कंसिडर करने होते हैं। तो यहाँ जो एलिमेंट के रूप में मैट्रिक्स होंगे, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है और तीसरा मैट्रिक्स सी है। तो अब जब इन्हें हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन जो है एक बाइनरी ऑपरेशन होती है, यानी उसमें हम एक बार में दो ही एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यदि हमें तीन मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम एक साथ तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमें पहले किन्हीं दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मैं ए और बी है इनको पहले मल्टीप्लाई करूँ, ए बी पहले फाइंड आउट करूँ, पहले प्रोडक्ट ए बी निकाल लूँ और उसके बाद में जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका फिर सी के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करें। तो एक तो रिजल्ट इस तरह से आए। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं पहले बी और सी है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर जो प्रोडक्ट आता है उसको ए के साथ फिर इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूँ। तो दो तरह से हम कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि चाहे हम इस तरह से प्रोडक्ट निकालें चाहे इस तरह से प्रोडक्ट निकालें, आंसर हमेशा इक्वल आएगा। यानी कि ए बी को प्रोडक्ट करके उसे हम सी से मल्टीप्लाई कर दें, या ए का जो है ए को बी सी के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो एक जैसा ही होगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। और ये जो रिजल्ट है इसको हम वेरीफाई करेंगे विद एन एग्जांपल। दूसरा जो लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक तो ये ध्यान रखना है कि इसमें दो ऑपरेशंस होगी। मतलब जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो डेफिनेटली यहाँ पर टू ऑपरेशंस ज़रूरी है, जब भी समझें। और जो पहले वाला था एसोसिएटिव लॉ उसमें ओनली वन ऑपरेशन थी, जैसे कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन थी। यहाँ टू ऑपरेशंस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो टू ऑपरेशंस लेंगे, एक तो लेंगे हम एडिशन ऑपरेशन और दूसरी लेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये दोनों हम इसमें कंसिडर करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसमें भी हम तीन एलिमेंट ज़रूरी है, जैसा कि उसमें भी था। एसोसिएटिव लॉ में भी हमने तीन एलिमेंट लिए थे, इसमें भी हम तीन एलिमेंट्स लेंगे। और यहाँ जो एलिमेंट्स है वो एक्चुअल में मैट्रिसेस है, तो हम तीन मैट्रिसेस ले रहे हैं। तो तीन मैट्रिसेस लेंगे और दो ऑपरेशंस होगी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि यदि मान लीजिए हमारे पास तीन मैट्रिसेस है ए बी और सी, और सबसे पहले मैं बी और सी का सम कर लेता हूँ, यानी इनको ऐड कर लेता हूँ, और उसका जो फिर एडिशन आता है उस एडिशन को ए के साथ जो है उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो ये जो आंसर आएगा ये आंसर इसके इक्वल है, यानी कि ए को मैं पहले बी से मल्टीप्लाई कर लूँ और इसी तरह से जो है ए को मैं सी से मल्टीप्लाई करके और फिर मैं इनको ऐड कर दूँ। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यानी ये जो ए है ये ए दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बी पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सी पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ए जब इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ए बी मिला, और इसी तरह से ए जो है सी पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ए सी मिला। तो ए इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर all the elements which are inside the bracket. It means multiplication operation. Here matrix multiplication is distributive over addition. ये addition जो है इस पर distribute हो गई है, तो AB plus AC हमें मिल रहा है। तो ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और दिस इज ऑल्सो ट्रू, वी कैन वेरीफाई with any example if A, B and C are given, और in general also we can verify this result. तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें A, B, C तीनों
जो है मैट्रिसेस की वैल्यू दे दी जाती है और हमें इसको वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई करने का सिंपल तरीका होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से कैलकुलेट कर लें, राइट हैंड साइड को अलग से कैलकुलेट कर लें, और दोनों की वैल्यू अगर एक जैसी आती है तो डेफिनेटली दे आर सेड टू बी इक्वल, द रिजल्ट इज वेरीफाइड। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसा कि हम नंबर्स के केस में जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे मान लो मैं नंबर लेता हूँ 2 और 2 इंटू 1 जो है वापस 1 इंटू 2 और ये वापस 2 ही आ रहा है, यानी यहाँ जो 1 है वो एक ऐसा नंबर है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट की तरफ से या राइट की तरफ से। तो ये जो आंसर आ रहा है वापस अगेन द सेम नंबर, तो यहाँ जो ये 1 है दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली इफ देयर इज अ मैट्रिक्स, तो there exists another matrix, suppose we denote it by I because identity matrix। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को यदि हम एक दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें I से और वापस A आ जाता है तो डेफिनेटली दिस I इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो AI इज इक्वल टू A इज इक्वल टू I A। इस तरह की कंडीशन जब होती है तो ऐसी स्थिति में दिस आई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो ये आई जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं, और ये जो आई है एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ये देखा जाए तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मालूम है एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सभी 1 1 होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ए कहूँ, ए की वैल्यू लेता हूँ जैसे 1 2 3 4, ये मैंने ए ले लिया, और जो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हो गया यहाँ पर 1 0 0 1, इस तरह से ले लिया। तो ये जो 1 2 3 4 और यहाँ लिया आई इतना, तो यदि मैं ए आई कैलकुलेट करूँ तो डेफिनेटली इस 1 को मुझे इस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को इससे करेंगे तो 0 हो रहा है, तो यहाँ पर वापस एंट्री 1 ही आएगी। इसी तरह से 1 2 जो है इस वाले को हम इस सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 तो इससे हो रहा है 0 और 2 भी इससे हो रहा है, 2 इंटू 1 तो 2 आ रहा है, तो वापस 2 आ गया। सिमिलरली जब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, लेकिन 4 को जब किया तो 0 आ रहा है, इसलिए 3, और 3 4 को फिर हम 0 1 से करेंगे तो 3 इंटू 0 0 और 4 इंटू 1 4। तो अगेन हम देख रहे हैं कि ए आई की वैल्यू वापस ए ही आ रही है। तो ए आई जो है हमेशा ए ही आता है। यानी इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें दे रखा है जैसे 1 2 3 4 कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एक दूसरा मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं 1 2 3 4। वेन एवर एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन द रिजल्ट विल बी द सेम। यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आंसर पर कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर दिस मैट्रिक्स। यहाँ ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विल एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हमें पता है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली जो है वो जिस मैट्रिक्स के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है, सपोज ये ए के लिए कर रहे हैं तो ए भी क्या होना चाहिए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विल एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमें यहाँ से समझ लेंगे, क्योंकि ए आई और आई ए बोथ मस्ट बी इक्वल, और इनकी जो कॉमन वैल्यू है वो ए के इक्वल होना ज़रूरी है। और जब दोनों तरफ से होगा, ए आई और आई ए दोनों एक होगा, तो ये तभी हो पाएगा जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ए और बी और सी 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, और हमें ये फाइंड आउट करना है ए बी सी, और यहाँ ए बी, यानी कि हमें पहले तो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इसके लिए हमें पहले बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और बी सी जब आएगा उसके बाद में फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करके ए बी सी पूरा फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, और ए बी फाइंड आउट करने के बाद फिर जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को सी के साथ मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या दोनों एक जैसी आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम दोनों की वैल्यू इवेल्यूएट करने से तुरंत पता लग जाएगा कि दोनों एक जैसी ही आ रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बी सी हम देख लेते हैं कितना आता है। तो बी यहाँ दे रखा है, सी यहाँ दे रखा है, यहाँ जगह है, तो इस जगह पे कैलकुलेट कर लेता हूँ बी सी। तो सपोज मैं बी सी फाइंड आउट करता हूँ। तो इसमें बी सी फाइंड आउट करने के लिए तो R1 और ये इधर C1 ये लेना पड़ेगा। तो इस 1 3 को हम इस 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, और इस 3 को जब इस 2 से करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 + 6। सिमिलरली R1 C2 करना है, R1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो R1 को जब 1 को इससे किया तो 2 आ गया, और इस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है। तो ये एंट्री भी आ गई। इसी तरह से R1 को फिर C3 से करेंगे, यानी कि 1 को तो हम करेंगे 3 से, तो 3 आ जाएगा। और इसी तरह से जो 3 है इसको करेंगे -2 से, तो -6 आ रहा है। अब लास्ट देखते हैं 1 3 R1 को जो हम C4 से करेंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -4, और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो +3 आ रहा है। और इधर चेक करते हैं यहाँ कितना आता है। अब हमें जो है सेकंड शुरू करना है, तो ये वाला जो पार्ट है 0 2 इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। तो 0 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 आ रहा है, और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ रहा है। तो ये 0 + 4 हो गया। सिमिलरली जब इसको करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0 + 0। थर्ड में करते हैं तो ये आ जाएगा 0, और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। इसी तरह से 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, और 2 को जो है इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 से, तो ये आ जाएगा 2। अब शुरू करते हैं, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक एक नंबर से। तो -1 और 4 को हम पहले कॉलम से करेंगे, तो -1 × 1 यानी -1। सिमिलरली 4 × 2 यानी कि +8। और इसी तरह से यहाँ पर ये तो हो गया था -1 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2 + 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब हम देखते हैं इस -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो -3, और फिर 4 को -2 से तो -8 आ गया। सिमिलरली जो है -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो 4, और 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 4 आ गया। तो इस तरह से हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये BC कितना आता है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इस जगह है, या यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि आंसर कितना आता है। तो देखिए ये तो हो गया 7, इसी तरह से ये है 2, ये है -3, और ये है -1, और ये हो गया 4 0 -4 2, और ये 7, ये -2, ये -11, और ये 8। तो ये हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो अभी हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो अब हम जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इस जगह चलते हैं। यहाँ जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है ये वाली, तो अब यहाँ चलते हैं, तो ये वैल्यू हमें नोट करनी पड़ेगी यहाँ पर। यहाँ हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने पेन ले लिया है, और अब मैं इस पे आ जाता हूँ, इस स्लाइड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ हमें BC की वैल्यू हमें पता है। BC की जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी अभी, तो वो कितनी आ रही देखें, ये आ रही है 7 2 -3 -1 7 7 2 -3 -1 -3 -1, ये तो आई फर्स्ट रो हुई। सेकंड रो में हमारे पास एलिमेंट थे 4 0 -4 2, 4 0 -4 2, और तीसरा था हमारे पास 7 -2 -11 8, 7 -2 7 -2, और था -8 11
11 8 माइनस 11 8। अब इसको चेक कर लेते हैं। 7 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 2 माइनस 3 माइनस 1, और 4 0 माइनस 4 2, 4 0 माइनस 4 2, और 7 माइनस 2 माइनस 11 8, 7 माइनस 2 माइनस 11 8। ये तो हो गया BC की वैल्यू। अब हमें A की वैल्यू, तो A की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है, ये हमें दे रखी है A की वैल्यू। तो अब A यहाँ दे रखा है और B भी हमें मालूम है, BC मालूम है। तो अब हम यहाँ से ABC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को हम इससे करेंगे, तो 1 इंटू 7 7, फिर इस 1 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 4 यानी 4, और -1 जो है इस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7। तो ये हमारी यहाँ R1 C1 आया। इसी तरह से जो फर्स्ट है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 0 और यहाँ 2, 2 0 2, तो ये 2 प्लस 0 प्लस 2 ये आ जाएगा। और सिमिलरली लास्ट में हम देखते हैं, तो यहाँ देखें ये जो है जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले तीसरे से करेंगे अभी, तो फिर चौथा और है, तो 4 एलिमेंट आएंगे हमारे पास। तो यहाँ काफ़ी संभावना है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ रब कर देते हैं। यहाँ हमारे पास है ओनली 4 है, तो इसको 4 ही लिख देते हैं। तो यहाँ केवल और केवल 4 लिख देते हैं। यहाँ भी हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे। तो वापस शुरू करते हैं। यहाँ तो आया 7 प्लस 8, देखो 7, इसको 1 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 और 4 11 और -7 यानी कि ओनली 4 आ गया। इसी तरह से जब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 0 और 2 यानी कि ये भी 4 हो जाएगा। सिमिलरली जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इससे मल्टीप्लाई किया -3, फिर -4 तो -7 हो गया, और ये प्लस का 11 है, तो ये भी 4 ही आ रहा है। और लास्ट में देखें तो ये -1 प्लस 2 यानी 1 हो गया, और ये फिर यहाँ पर -8 है, तो माइनस का 7 हो गया। इसी तरह से फिर हम इस सेकंड जो रो है उसको इन कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को इससे किया तो 14, इसमें 0 आना है, और ये 21 है, ये 21 है, 21 और 14 तो ये 35 आ गया। इसी तरह से जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो रहा है -6, तो माइनस का 2 आ गया। इसी तरह से जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ रहा है 2 3 जा -6, तो -6 आ गया, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 33, तो माइनस का 33 और माइनस का 6 यानी माइनस का 39 आ गया। इसी तरह से हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ रहा है माइनस का 2 और लास्ट में आ रहा है 24, तो ये 24 और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 22। इसी तरह से हम अब जो है R3 जो है, इस R3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी कॉलम से। 3 7 जा 21 और ये माइनस का 4, तो 21 माइनस का 4 हो गया 17, और ये हो रहा है 14, तो 17 और 14 हो गया 31। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है यहाँ पर 6, और यहाँ हो रहा है माइनस का 4 यानी कि 2 आ जाएगा। और इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 -9, और प्लस का 4 यानी -5, और माइनस का 22, तो ये हो गया माइनस का 27। सिमिलरली जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 यानी -3, फिर -2 यानी -5, और प्लस का 16 यानी कि 11। तो इस तरह से जो है हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसी तरह से जो है यदि हमें ये तो वैल्यू हमने निकाली इसकी, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और यदि हमें पहले ए बी फाइंड आउट करें और फिर ए बी जो आंसर आता है, पहले हम ए बी फाइंड आउट करें और फिर जो आंसर आएगा ए बी उसको फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो देखिए ए बी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आता है। तो यहाँ आ रहा है हमारे पास 1 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, तो 2 आ रहा है। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो रहा है 3, यहाँ हो रहा है 2 5, और ये हो रहा है माइनस का 4 यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरह से जब ये तो हो गया इसका, क्योंकि ये R1 C1 हो गया, R1 C2 हो गया। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आ रहा है 2 और यहाँ आ रहा है -3, तो यहाँ -1 आ रहा है। और इसी तरह से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 12 ये हो गया 18। इसी तरह से ये हो रहा है 3
और यहाँ 0 और यहाँ -2, तो ये वापस 1 आ रहा है। इसी तरह से जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 और ये हो रहा है -2 यानी कि 7 और +8 यानी कि 15। तो ये हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया है इन शॉर्ट, और सी की वैल्यू हमें यहाँ मालूम है। अब हम यदि ए बी मल्टीप्लाइड विद सी फाइंड आउट करें तो देखते हैं कितना आता है। इसके लिए हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2 और ये 1 ये भी 2, तो 2 2 4 हो गया। इसी तरह से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है और ये 0 है तो ये 4 ही रहा। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2, तो 2 3 जा 6 और -2 तो ये अगेन 4 आ रहा है। और इसी तरह से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो -8 और ये आ रहा है +1 यानी -7 आ रहा है। और इसी तरह से अब हम सेकंड रो लेते हैं, इधर हमें सेकंड रो को इन सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 आया, और 18 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, तो 36 और -1 तो ये 35 आ रहा है। इसी तरह से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली केवल -1 को इस 2 से करना पड़ेगा, तो -2 आ रहा है। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 और यहाँ आ रहा है -36 यानी कि -39 आ गया। इसी तरह से -1 जो है इसको हम अब लास्ट वाले से करना पड़ेगा क्योंकि ये फोर्थ कॉलम पे पहुँच रहे हैं हम। तो -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 और इससे मल्टीप्लाई किया तो 18 है, तो +4 और 18 यहाँ आ रहा है 22 हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ देखें ये 1 है और ये है 30, तो 1 + 30 हो गया 31। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 2, ओनली 2। आगे बढ़ते हैं, ये जो पार्ट है इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 और यहाँ आ रहा है -30, तो -27 आ गया सम किया तो। फिर यहाँ आ रहा है -4 और ये हो रहा है +15, तो यहाँ बचा 11। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अभी थोड़ा चेक करते हैं पहले क्या आया था। यहाँ है 4 4 4 -7, यहाँ 4 4 4 -7 यानी फर्स्ट रो पूरी मैच कर रही है। 35 -2 35 -2 -39 22 -39 22, यहाँ 31 2, यहाँ भी 31 2, यहाँ -27 11 और यहाँ भी -27 11। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी सी जब हमने फाइंड आउट किया, एक तरीका तो ये रहा और दूसरा तरीका हमारे पास ये रहा कि पहले हमने बी सी फाइंड आउट कर लिया और फिर हम इससे ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों हम देख रहे हैं कि दोनों एक जैसा ही रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ से ये रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ कि व्हेनेवर वी वांट टू मल्टीप्लाई एनी 3 मैट्रिसेस वी कैन मल्टीप्लाई एनी 2 मैट्रिसेस फर्स्ट, देन द प्रोडक्ट विद द थर्ड वन। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेरीफाई भी हो रहा है। बस यहाँ हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सावधानी से करना है, और वैसे भी यदि गलती भी हो जाती है तो हम वापस चेक कर लेंगे क्योंकि ये रिजल्ट तो वेरीफाई होना है। तो इसमें कहाँ गलती हो रही है वो हम पकड़ सकते हैं। अब यहाँ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि हमने जब पहले ये वाला पार्ट किया था बी सी पहले किया, तो बी सी जब हम पहले करते हैं कैलकुलेट, तो चूँकि इसका ऑर्डर जो है इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/4, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसमें 3/4 ऑर्डर का हमें मिलेगा। ये BC जो है हमें मिल रहा है 3/4 ऑर्डर का, यानी उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ जाएगी। BC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ एंट्रीज काफ़ी बढ़ जाएगी। और इसमें हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, फिर BC को फिर हमने A से मल्टीप्लाई किया और A भी 3/3 ऑर्डर का था और BC भी हमें बहुत बड़ा ऑर्डर का मिला, 3/4 का मिला, तो इसको मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत पैदा हुई। लेकिन जब हमने पहले हमने ए बी फाइंड आउट किया, तो चूंकि ए का ऑर्डर 3/3 था और बी का ऑर्डर 3/2 था, तो ए बी का ऑर्डर काफ़ी कम रहा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बी सी का ऑर्डर तो काफ़ी बड़ा आ गया। इसमें हमारे पास 12 एंट्रीज आ रही थी, 3 4 जा 12, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो एंट्रीज आ रही है ए बी में वो हमारे पास जो है केवल 6 एंट्रीज ही है। तो ए बी फाइंड आउट करना थोड़ा ज़्यादा सुविधाजनक रहा। उसके बाद में फिर हमने इसको जब सी से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट आंसर फटाफट निकल गया। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सपोज ए बी सी दे दिया जाए और ए बी सी देने के बाद आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है, ए टाइम्स बी सी इसकी वैल्यू कितनी है। ये नहीं कहा जाए कि इसको वेरीफाई करो, लेकिन ये पूछा जाए कि ए टाइम्स बी सी फाइंड आउट करें। तो ए टाइम्स बी सी फाइंड आउट करेंगे तो पहले हम देखें कि बी सी जो है इसमें एंट्रीज बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाइड वे में ऐसे लिख लेते हैं यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, यानी इसको लिख लेंगे ए बी टाइम्स सी, ऐसा लिख लेंगे।
तो ऐसा लिखने से क्या होगा, सबसे पहले हम पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे जो बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, फिर ए बी टाइम्स सी निकाल लेंगे और फिर ये तुरंत वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये टाइम सेविंग प्रोसेस भी है। यदि हमें एसोसिएटिव लॉ आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ए टाइम्स बी सी फाइंड आउट करो, तो हम ए बी टाइम्स सी फाइंड आउट कर लेंगे और आंसर चूंकि सेम ही होता है, तो इस तरह से एसोसिएटिव लॉ को काम में लेकर हम किसी भी प्रॉब्लम को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद हम चलिए आज हमने क्या क्या सीखा उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। वी हैव लर्न द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एसोसिएटिव लॉ, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसमें हमने देखा था कि 3 एलिमेंट लेंगे और एक ऑपरेशन होगी, और ए बी सी उसमें हम पहले चाहे ए बी को मल्टीप्लाई करो या पहले बी सी को मल्टीप्लाई करो, इसमें जो है आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि ऑर्डर एक जैसा रखना है, यानी कि ऑर्डर जो है एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ जो ये लॉ था वो ये था ए बी सी, और यहाँ पर भी ए बी सी इस तरह से था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाहे तो हम ये वाली वैल्यू पहले फाइंड आउट करो या ये वाली वैल्यू पहले फाइंड आउट करो, लेकिन इसमें जो ए बी सी का जो ऑर्डर है वो एक जैसा रखा गया है इस तरह से, क्योंकि हमें अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमें मालूम है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हम ए बी को बी ए हमेशा लिख नहीं सकते, तो इसलिए हमें ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा। यानी ए बिल्कुल लेफ्ट में है तो यहाँ पर भी ए लेफ्ट में रहेगा, और सी बिल्कुल राइट में है तो सी राइट में रहेगा, बी मिडिल में है तो मिडिल में रहेगा। ये ऑर्डर हमें मेंटेन रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी 3 एलिमेंट्स के लिए था, लेकिन ऑपरेशन 2 थी। एक ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दूसरी ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन। तो ये जो है ये होता है ए बी प्लस ए सी होता है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसका एग्जिस्टेंस होता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस विल बी ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है केवल उसी के लिए ये वैलिड रहेगा ये रिजल्ट। और इसमें जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यदि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उसी सेम ऑर्डर के, तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट विल बी अनअफेक्टेड। ये हमने देखा था। यदि कोई भी मैट्रिक्स ए है और इट इज़ ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अगर उसकी उसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें तो आंसर सेम आएगा, भले ही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या फिर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारे पास एक जैसा ही आएगा। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था, वी हैव ऑल्सो वेरीफाइड द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को लेकर हमने एक एग्जाम्पल सोल्व किया। उसमें हमने देखा कि 3 बड़े बड़े मैट्रिक्स थे ए बी और सी, और ए बी सी जो है उसमें पहले हमने ए बी फाइंड आउट करके उसको फिर सी से मल्टीप्लाई किया, या फिर बी सी फाइंड आउट करके फिर ए से मल्टीप्लाई किया। दोनों ही केसेस में जो है आंसर एक जैसा ही आ रहा था। तो इस तरह से एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक्स एडिशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यदि हमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं और बी और सी सेम ऑर्डर का हो, ध्यान रखना यहाँ पर बी और सी सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स एडिशन कैन बी डिफाइन। तो बी और सी एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें बी और सी का ऑर्डर सेम होगा, तो पहले हम बी प्लस सी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर जो प्रोडक्ट एडिशन आता है उस एडिशन का ए के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और वो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जो है उसको हमें लेफ्ट में रखना है, ए को हमेशा लेफ्ट में रख के करना है, यानी ऑर्डर का ध्यान रखना है। इसी तरह से इधर ए बी फाइंड आउट करेंगे तो ए लेफ्ट में और बी राइट में रखकर हमें मल्टीप्लाई करना है, ए लेफ्ट में और सी राइट में रखकर फिर हमें मल्टीप्लाई करना है। या ए सी फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, फिर उनका सम करना है। तो इधर जो ये राइट हैंड साइड होगी, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों विल बी इक्वल। ये हमेशा मिलेगा। यदि ए बी सी क्वेश्चन में दे रखे हैं तो हम जिस तरह से एसोसिएटिव लॉ को हमने प्रूव किया, वेरीफाई किया, वैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से कैलकुलेट करके, राइट हैंड साइड को अलग से कैलकुलेट करके। तो इस तरह से आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मल्टीप्लिकेशन की थी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ और क्वेश्चंस के माध्यम से इनको और अच्छा समझने का प्रयास किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।